नमस्ते, मैं हूँ चंचल शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं अर्धविराम चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन पर कमेंट भी करते हैं और वीडियोस आपको वाकई में पसंद आ रही हैं। ऐसी सारी मैं उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो भी रहा होगा। आज फिर से हम बहुत सारी किताबों के बारे में बात करेंगे। ऐसी 3 किताबें जो सितंबर के मंथ में मैंने पढ़ी है और किताबों के साथ में, लेकिन ये 3 किताबें ऐसी हैं जिन्होंने मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर छोड़ा है। साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग थी और शुरू-शुरू में ऐसा लगा कि पसंद नहीं आएगी, 100 पेज तक पहुंच पाना, क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जैसे ही 80-100 पेज क्रॉस हुए, उसके बाद में सिंगल सिटिंग में किताब कब और कैसे ख़त्म हो गई, मुझे सीरियसली बिल्कुल भी पता नहीं चला और मैं चाहती हूँ कि आप ये किताबें पढ़ें। थोड़ी सी टफ है इमोशनली मेंटली, लेकिन किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन लिटरेचर मिलेगा। और क्योंकि सरप्राइजिंगली 2 किताबें इनमें से जापानीज ऑथर की है जो कि मेरा फेवरेट लिटरेचर है, लेकिन अभी वीडियो में आगे इनके बारे में बात करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। जिस पहली किताब की हम आज बात करेंगे वो ऐसी बुक है कि उसको उठाने से पहले मुझे आई वॉज वेरी स्केप्टिकल और मुझे लगा था कि मुझे पसंद नहीं आएगी। रीज़न ये था कि जो इससे पिछली किताब थी सेम ऑथर की, मुझे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगी थी पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन नहीं कर पाना कैरेक्टर्स का मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। सेम चीज़ इसमें भी है, लेकिन स्टोरी इतनी ग्रिपिंग है कि आपको लगेगा कि नहीं, इसको मौका देना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको एक मौका देंगे फिर आपको ये दूसरा मौका नहीं देंगे और आप किताब को पूरा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सैली रोनी की इंटरमेसो। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक 30 सेकंड्स की एक शॉर्ट अपलोड करी थी, लेकिन ये जैसी ये किताब है 30 सेकंड्स में इसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। 2 भाई हैं इसमें, इवान और पीटर। जो इवान और पीटर के बीच का जो एज गैप है वो 10 साल का है। पीटर बड़ा भाई है और इवान छोटा भाई है, और दोनों ने अपने फादर को खो दिया है। और जो ग्रीफ है उसका, उससे दोनों गो थ्रू कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन दोनों को ही पता नहीं है कि किस तरीके से इससे ओवरकम करना है। और बजाय इसके कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते ग्रीफ से लड़ने में, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। और बड़ा जो लव लाइफ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और सैली रोनी की एक खासियत है कि उनके जो भी कहानियाँ, उनकी जो स्टोरीज होती है उसमें लव लाइफ सीधी सीधी तो हो ही नहीं सकती। इवान उम्र से बड़ी लड़की से प्यार करता है, पीटर अपने से बहुत छोटी लड़की से प्यार करता है, और सिर्फ सिर्फ इतना सा भी नहीं है। मतलब पूरी स्टोरी तो मैं नहीं बताऊंगी, अदरवाइज किताब का मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसमें भी सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको लगेगा कि हम खुद किताब में जाके सब कुछ ठीक करते हैं। और दोनों भाई एक दूसरे से इतना नाराज़ हैं, लेकिन मजाले की बात कर लें, बता दे अपने दिल की बात, एकदम आखिर तक यही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जो राइटिंग स्टाइल है सैली रोने का, मतलब पिछली किताब का एज आई सेड अर्लियर कि मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन इस किताब में जो राइटिंग स्टाइल है वो इतना अमेजिंग है कि आपका मन ही नहीं करेगा किताब को आप छोड़ दें। और आखिर तक जाते जाते इतनी तसल्ली मिलती है कि अच्छा हुआ कि किताब को पूरा ख़त्म किया। तो यस, मस्ट रीड है। एक बार इस किताब को आप पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगली किताब जो अभी हम बात करने वाले हैं, ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बुक के बारे में लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में मैं बात करूंगी कभी। जब ये किताब मैंने खरीदी थी, कवर को देख के बड़ी ऑफ सी वाइब आई थी मुझे, लेकिन क्योंकि मैंने किताब के बारे में अच्छे रिव्यूज़ सुने थे, हालांकि मिक्स रिव्यूज़ सुने थे, सिर्फ अच्छे नहीं बुरे भी सुने थे, लेकिन तभी भी मुझे लगा कि ठीक है, एक मौका देते हैं। अब जब खरीद ही लिया तो फिर ऐसी ही तो नहीं वेस्ट करनी चाहिए, तो मैंने पढ़ी उसको। 80-100 पेज तक तो समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, लेकिन जैसे ही कहानी पे थोड़ा मेरी ग्रिप बनी, कैरेक्टर्स से मैं थोड़ा फेमिलियर हुई, तब समझ में आया कि कितनी अमेजिंग किताब लिखी है। तो जो कहानी है वो जापान में एक क्राइम हुआ था 2007 से 8 के बीच में। 3 लोगों की जान गई थी उसमें, और उसके आरोप में जो ब्लेम आया था एक लेडी पर आया था। काजी नाम की एक औरत थी जो कि जेल में बंद हुई थी इस आरोप में। और उसके बारे में सिर्फ इसलिए कि वो देखने में थोड़ा वेट ज़्यादा था और सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड है ब्यूटी के, उस पे वो खरी नहीं उतरती थी, तो क्राइम से ज़्यादा पूरा फोकस मीडिया ने इस चीज़ पे दिया कि जिस औरत का इतना वेट है, जो देखने में अगली है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स और जो भी स्टैंडर्ड है,
वो किस तरीके से 3 आदमी उसके चंगुल में फँस सकते हैं। कहानी मतलब इतनी सीधी-सीधी नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जो कैरेक्टर है जिस पे मर्डर का जिस पे भी इल्ज़ाम है, बहुत अच्छा खाना बनाती है और कुकिंग के थ्रू ही वो उन तीनों आदमियों को मिलती है, वो उन्हें बहुत अच्छा-अच्छा खाना खिलाती है। तो साइकोलॉजिकली जो ये किताब है, वो इस तरह का मैसेज देती है कि किस तरह से जो मेल होते हैं, जो भी मेन हैं, वो कैसे खाने की वजह से किसी से कनेक्ट करते हैं और जो वो कैरेक्टर है वो पीठ पीछे उसी लेडी के लिए बहुत उल्टा सीधा, बहुत उसके लुक्स को लेके सबको लेके जज करते हैं, लेकिन खाने को लेके उसको अडोर करते हैं, उसके खाने की तारीफ हर जगह करते हैं। फैमिलीज उसको उन्हें उससे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भी सिर्फ उस खाने के एक जो उसके हाथ का टेस्ट है उसके लालच में वो उस औरत के साथ रहते हैं और उन तीनों की जानें जाती हैं। ये पता नहीं लगता कि जान गई है या फिर सुसाइड है, मर्डर है, वो जे मतलब पता नहीं लगता, मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। इस बीच में एक जो प्रोटैगनिस्ट है उसका कैरेक्टर आता है, रीका नाम है उसका, जो कि जर्नलिस्ट है और वो डिसाइड करती है कि वो इंटरव्यू करेगी काजी को, लेकिन काजी किसी से भी बात करने के लिए राजी नहीं होती। काजी राजी नहीं होती। ओके। तो फिर जो रीका है उसकी फ्रेंड रेको उसको सजेस्ट करती है कि जिसको भी खाना बनाने का शौक होता है वो अगर आप उससे खाने की बात करो तो वो थोड़ा पिघल जाते हैं, तो तुम ये उससे ये लेटर लिखो कि तुम उससे खाना कुछ एक डिश जानने के लिए उससे मिलना चाहते हो। और इसी तरह से जो प्रोटैगनिस्ट है वो लेटर लिखती है, काजी राजी हो जाती है बात करने के लिए, लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती और आगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है। आप किताब को पढ़िएगा, मैं किताब बता देती हूँ क्या है। बटर, और बटर का काफ़ी जिक्र है इस बुक में, और आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी किताब कहीं कभी दूसरी ऐसा सिमिलर सा कुछ रिलेट करने वाली मैंने तो नहीं पढ़ी, तो मुझे लगता है कि आपको भी लगेगा कि इस तरह की ये पहली आपने किताब पढ़ी है। अगर आगे अभी राइटर्स और लिख सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। और जो आखिरी किताब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, उस किताब ने मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन आखिर तक जाते जाते मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई जो मैंने जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं था बहुत पहले। तो एक स्टोरी है दो टीनेजर बच्चों की, जो कि इसको, और कहानी जो शुरू होती है वही वहाँ से इसी चीज़ से शुरू होती है कि वो बच्चों को स्कूल में बुली किया जाता है। और जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नैरेटर है बुक का, 14 साल का एक लड़का है और उसको स्कूल में मतलब बुली करने में सिर्फ थोड़ा बहुत तंग करना नहीं, जम के जितनी मारपीट हो सकती है, जितना मेंटली टॉर्चर किया जा सकता है, फिजिकली टॉर्चर किया जा सकता है, इमोशनली जितना हर्ट किया जा सकता है, वो सब कुछ होता है इसमें। लेकिन पूरी कहानी में जो बच्चा है वो खुद फिगर आउट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इस बीच में उसे एक फ्रेंड मिलती है, जिसको भी स्कूल में उसी क्लास में सेम क्लास में बुली किया जाता है। उसका नाम है कोजिमा, और कोजिमा को भी इसी तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत बुरी तरीके से हरास किया जाता है, हर्ट किया जाता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप खुद अपने स्कूल कॉलेज के बारे में सोचने लगेंगे। जैसे मुझे ऐसा, जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा जब इसके बारे में सोच रही थी, तो मुझे लगा कि शायद स्कूल में वही बच्चे सबसे ज़्यादा बुली होते हैं जो अकेडमिकली अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे होते। और इसलिए नहीं कि वो परफॉर्म अच्छा नहीं करे इसलिए उनको बुली किया जाता है, पर इसलिए कि उन बच्चों पे टीचर्स का इंटरेस्ट उनमें बहुत कम हो जाता है और उनका अच्छा बुरा देखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इतना वरिड नहीं रहता कि उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का फिजिकल असॉल्ट उन पे किया जाता है वो दिखाई ना दे, ये तो इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट जो मेंटली और इमोशनली भी जिस चीज़ से वो गो थ्रू करते हैं वो भी ना दिखे, दैट्स ऑल्सो इम्पॉसिबल। और शायद इन्हीं यही बच्चे हैं कि वो घर जाके कुछ भी बताने में भी थोड़ा झिझकते हैं कि पेरेंट्स को लगेगा कि वही स्कूल ना जाने का बहाना है, ऐसी शिकायत कर रहे हैं ताकि स्कूल ना जाना पड़े। तो शायद ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाले कम लोग होते हैं स्कूल से लेकर घर तक, और इसीलिए शायद वो ज़्यादा बुली होते हैं। इस किताब को पढ़ते टाइम मतलब कई बार ऐसा हुआ कि मेरी आंखें भर गई और मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि मैंने अपने फैमिली में और अपने आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्कूल जाने के लिए मना करते हैं। रीज़न हम जानना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि स्कूल जाना ज़रूरी है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं जानते कि घर से दूर जब एक बच्चा जाता है तो उस बिल्डिंग में उस 8 घंटे जहाँ बच्चे रहते हैं उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को, लेकिन तभी भी जो बच्चे बुली होते हैं और बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, वहाँ तक भी ना स्कूल में ना घर में किसी को भी होश नहीं आता कि आखिर
ऐसा क्या चल रहा था इतने लंबे टाइम तक कि बच्चा इस कदर परेशान हो गया। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इस किताब की, हेवन, जिसको मिको कावाकामी ने लिखा है। बेहतरीन किताब है, शॉर्ट लिस्ट हुई थी बुकर प्राइज़ के लिए। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। अगर आप पेरेंट हैं तो इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। इन तीनों किताबों के बारे में जितनी भी बातें मैंने की वो सारी मेरी पर्सनल रीडिंग के, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इन किताबों को पढ़ते टाइम। हर जो रीडिंग है इज़ वेरी सब्जेक्टिव। हो सकता है कि आपको कोई किताब अच्छी ना लगे, हो सकता है कि जो किताब मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे। लेकिन किताबों को पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है। राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, कहानी बहुत फ्रेश है। और आप जो भी किताब पढ़ें आपको वो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच।